तृतीय वर्ष के समस्त विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। मैं कृष्णपाल सिंह, सहायक आचार्य भूगोल, राजकीय महाविद्यालय धौलपुर उपस्थित हूँ आज एक नए वीडियो के साथ। और आज हम अपने इस वीडियो में बात करने वाले हैं भारत विविधताओं में एकता के भाग 2 की, जो कि BA पार्ट 3 का जो भूगोल विषय का दूसरा पेपर है भारत का भूगोल, उसका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और आज हम सभी विद्यार्थी इस महत्वपूर्ण टॉपिक से रूबरू होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम अपने इस टॉपिक के बारे में बात करते हैं। इससे पहले हमने भारत में विविधताओं में एकता भाग 1 में भारत में पाई जाने वाली जो प्राकृतिक विविधताएं हैं उनके बारे में डिस्कस किया। और आज हम यहाँ इस टॉपिक के भाग 2 में भारत की आर्थिक विविधताओं के बारे में बात करेंगे। तो जैसा कि आप बोर्ड पर देख सकते हैं, भारत की जो प्रमुख आर्थिक विविधताएं हैं उनको बिंदुवार करके यहाँ लिखा गया है। तो हम इन्हीं बिंदुओं पर आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो भारत जो है एक विशाल क्षेत्रफल वाला देश है, जहाँ पर प्राकृतिक विविधताएं मौजूद हैं। और प्राकृतिक विविधताएं होने की वजह से ही भारत में आर्थिक विविधताओं का जन्म होता है। क्योंकि आर्थिक जो क्रियाकलाप हैं वो मनुष्य के द्वारा किए जाते हैं और मनुष्य किसी भी क्षेत्र में प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके अपने आर्थिक क्रियाकलापों को संपन्न करता है। तो निश्चित तौर पर यदि किसी प्रदेश में क्षेत्रीय स्तर पर विविधताएं हैं, प्राकृतिक विविधताएं मौजूद हैं, तो वहाँ पर मनुष्य के द्वारा किए जाने वाले विभिन्न जो क्रियाकलाप हैं उनमें भी भिन्नताएं देखने को मिलती हैं। तो इसी आधार पर भारत में आर्थिक विविधताएं भी बहुतायत में पाई जाती हैं। और यहाँ हम आर्थिक विविधताओं में सबसे पहले बात करते हैं कृषि संबंधी विविधता की। तो भारत जो कि एक कृषि प्रधान देश है और जहाँ लगभग 60% आबादी आज भी कृषि कार्य में प्रमुख रूप से संलग्न है, उनका प्रमुख व्यवसाय कृषि है। तो भारत जो है जहाँ पर स्थलाकृतिक दृष्टि से काफ़ी अधिक विविधताएं मौजूद हैं, जलवायु संबंधी विविधताएं काफ़ी अधिक हैं, वहाँ पर मनुष्य के द्वारा किए जाने वाले जो कृषि कार्य है उस कृषि कार्य में भी काफ़ी अधिक विविधताएं पाई जाती हैं। तो यहाँ भारत में कृषि के यदि हम प्रकार की बात करें तो कृषि के प्रकार में भी काफ़ी भिन्नताएं देखने को मिलती हैं। जहाँ भारत के उत्तरी पूर्वी जो आदिवासी क्षेत्र हैं, उत्तरी पूर्वी पहाड़ी जो इलाका है, वहाँ पर आज भी प्राचीन काल की जो प्रचलित पद्धति थी जिसको हम स्थानांतरणशील कृषि के नाम से जानते हैं, तो उस स्थानांतरणशील कृषि में आज भी वहाँ के आदिवासी लोग लगे हुए हैं, जो कि जंगलों को काट करके साफ करके खेत बनाते हैं और फिर वहाँ पर कृषि कार्य करते हैं, जिसको कि स्थानीय भाषा में यहाँ पर झूमिंग के नाम से जाना जाता है। वहीं जो उत्तर का विशाल मैदान है वहाँ आधुनिक कृषि की तकनीक अपनाई जाती है और आधुनिक तरीके से बहुत ही जो कृषि के उपकरण हैं उनका अत्यधिक उपयोग करते हुए आधुनिक कृषि प्रणाली अपनाई जाती है और विभिन्न प्रकार की आधुनिक कृषि पद्धतियां वहां पर काम में ली जाती हैं। तो यदि हम जैसे पंजाब की बात करें, हरियाणा की बात करें, तो यहाँ पर कृषि का काफ़ी अधिक विकास हुआ है और हरित क्रांति के माध्यम से यहाँ कृषि एक आधुनिक स्थिति में है, जहाँ पर विभिन्न प्रकार की व्यापारिक फसलोत्पादन होता है, विभिन्न बागाती फसलों का उत्पादन किया जाता है। तो इस प्रकार से भारत में कृषि के प्रकार में भी काफ़ी अधिक भिन्नताएं देखने को मिलती हैं। वहीं यदि हम फसलों के प्रकार की बात करें तो चूंकि भारत में जलवायु संबंधी विविधताएं काफ़ी ज़्यादा हैं, तो भारत में जलवायु के आधार पर ही अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। जहाँ पर दक्षिण भारत की यदि हम बात करें तो चूंकि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, तो दक्षिण भारत में प्रमुख रूप से गर्म जलवायु वाली फसलें उगाई जाती हैं। वहीं उत्तर भारत में खरीफ और रबी दो प्रमुख सीजन फसलों के पाए जाते हैं, जहां पर खरीफ के सीजन में उष्णकटिबंधीय फसलों का उत्पादन होता है, वहीं रबी के सीजन में शीतोष्णकटिबंधीय फसलों का उत्पादन भारत में किया जाता है। तो इस प्रकार से भारत में कृषि के प्रकार के साथ साथ कृषि के अंतर्गत उपजाई जाने वाली जो फसलें हैं उन फसलों में भी काफ़ी अधिक विविधताएं देखने को मिलती हैं। तो ओवरऑल यदि हम कहें कि भारत जो है एक ऐसा देश है जहां पर विभिन्न तरीके की फसलें और अलग अलग पद्धतियों से भारत में की जाती हैं। ऐसे ही यदि हम भारत के जो उत्तर के विशाल मैदान में जो अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र हैं वहाँ पर हम देख सकते हैं कि वहाँ कृषि का प्रमुख रूप से मिश्रित प्रकार पाया जाता है, जहाँ पर मनुष्य
अपने जीविकोपार्जन हेतु खाद्यान्न वाली फसलें प्रमुख रूप से उगाता है और साथ ही साथ पशुपालन भी करता है। तो इस प्रकार से भारत के अलग अलग क्षेत्रों में कृषि की विभिन्नताएं स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होती हैं। अब हम यदि भारत में बात करें दूसरी आर्थिक विविधता की, जैसा कि लिखा हुआ है सिंचाई के साधनों की विविधता, तो भारत में सिंचाई के साधनों पर यदि हम दृष्टिपात करें तो निश्चित तौर पर क्षेत्रीय विविधताएं यहाँ स्पष्ट रूप से देखी जा सकती हैं। सिंचाई के साधनों में भारत में प्रमुख रूप से नहरी सिंचाई है, या फिर कुएं एवं नलकूपों के माध्यम से सिंचाई होती है, या फिर तालाबों के द्वारा सिंचाई की जाती है। और इसमें भी क्षेत्रीय विविधता पाई जाती है, जैसे कि भारत में दक्षिण का जो प्रायद्वीपीय पठार है, चूंकि धरातलीय क्षेत्र काफी कठोर होने की वजह से वहां पर कुएं खोदना और नहरें बनाना आसान नहीं है, लेकिन चूंकि पथरीला धरातल है इसलिए पानी जमीन के अंदर अवशोषित कम होता है, इसलिए वहां पर तालाबों का निर्माण सबसे अधिक किया जाता है। और दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठार में तालाब ही प्रमुख रूप से सिंचाई के साधन हैं, चाहे वो प्राकृतिक रूप से बने गए तालाब हों, प्राकृतिक रूप से बने हुए जल स्रोत हों, या फिर मनुष्य के द्वारा निर्मित किए गए कृत्रिम तालाब हों। लेकिन दक्षिण के भारत में यदि जो सिंचाई की तरीका है वो प्रमुख रूप से तालाबों के माध्यम से सिंचाई होती है, या फिर कुछ नहरी तरीके से सिंचाई होती है। यदि हम उत्तर के विशाल मैदान की बात करें तो उत्तर के विशाल मैदान में चूंकि नदियों का जाल काफी ज्यादा पाया जाता है, तो नदियों से नहरें निकाली गई हैं। और प्रमुख रूप से यदि हम पंजाब हरियाणा वाले क्षेत्र की और पश्चिमी उत्तर प्रदेश वाली बेल्ट की बात करें तो यहाँ पर नहरों से काफी अधिक क्षेत्र की सिंचाई होती है, और प्रमुख रूप से सिंचाई का जो स्रोत है, जो साधन है, वो नहरी तंत्र है। साथ ही साथ उत्तर के विशाल मैदान में कुएं और नलकूप खोदना भी आसान होता है, इसीलिए उत्तरी भारत में कुएं और नलकूप भी सिंचाई का एक प्रमुख साधन है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि भारत में अलग अलग क्षेत्रों में सिंचाई के साधनों में भी काफी अधिक भिन्नताएं देखने को मिलती हैं। और सिंचाई के साधनों की जो ये भिन्नताएं हैं, ये निश्चित तौर पर धरातलीय जो विविधता है उससे प्रभावित है और उसी आधार पर ये निर्धारित होती है। अब हम आगे बात करते हैं आर्थिक विविधताओं के एक अगले प्रकार की, जो है ऊर्जा संसाधनों की विविधता। और चूंकि भारत काफी विशाल क्षेत्रफल वाला देश है, जहां पर अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं, और उन चट्टानों में ऊर्जा के जो संसाधन हैं वो अलग अलग तरीके से पाए जाते हैं। भारत में आज भी हम देखें तो बहुत अधिक मात्रा में जो है कोयला ऊर्जा के संसाधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, और आज भी सबसे ज़्यादा ऊर्जा का उत्पादन कोयले को जलाने से ही प्राप्त होता है। लेकिन इसके साथ साथ ऊर्जा के आधुनिक तरीके भी हम धीरे धीरे लगातार विकसित कर रहे हैं, और ऊर्जा के जो नव्यकरणीय तरीके हैं, जो गैर परंपरागत तरीके हैं, उनको हम लगातार रूप से विकसित कर रहे हैं। लेकिन अलग अलग इलाकों में यदि हम देखें तो वहाँ पर ऊर्जा के स्रोतों में काफ़ी अधिक भिन्नता पाई जाती है। जहाँ पर यदि हम भारत के लगभग पूर्वी क्षेत्र, जिसमें हम पश्चिम बंगाल झारखंड वाले जो इलाके हैं, उड़ीसा वाला जो क्षेत्र है, तो इस भारत के लगभग पूर्वी क्षेत्र की बात करें तो यहाँ चूंकि ऊर्जा के संसाधन के रूप में कोयला बहुतायत में पाया जाता है, तो यहाँ पर प्रमुख रूप से ऊर्जा का स्रोत कोयला ही है। यदि हम दक्षिण भारत की बात करें तो चूंकि दक्षिण भारत में उत्तम क्वालिटी के कोयले का अभाव पाया जाता है, इसीलिए वहाँ पर ऊर्जा के स्रोत के रूप में प्रमुख रूप से जल विद्युत का विकास किया गया है। तो इस प्रकार से भारत में अलग अलग क्षेत्रों में ऊर्जा के संसाधन में काफ़ी अधिक भिन्नता देखने को मिलती है। वहीं यदि हम राजस्थान और गुजरात वाले क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर ऊर्जा के संसाधन, ऊर्जा के स्रोत के रूप में खनिज तेल, पेट्रोलियम और सौर और पवन ऊर्जा का भी काफ़ी अधिक विकास किया जा रहा है। ऐसे ही इसी क्रम में हम यदि आगे बात करते हैं भारत की आर्थिक विविधताओं की, तो भारत की आर्थिक विविधताओं में आगे यदि हम खनिज संबंधी विविधता की बात करें तो भारत में खनिजों की भी काफ़ी अधिक विविधता देखने को मिलती है। और भारत विश्व का एक ऐसा देश है जहां पर काफ़ी अधिक संख्या में और काफ़ी अधिक मात्रा में खनिज संसाधन पाए जाते हैं। और भारत में कुछ खनिज तो ऐसे हैं जिनमें भारत का पूरे विश्व में एकाधिकार है। जैसे यदि हम अभ्रक की बात करें तो अभ्रक में भारत का विश्व में एकाधिकार है, और विश्व में लगभग 3/4 अभ्रक भारत से ही उत्पादित किया जाता है। ऐसे ही अलग अलग क्षेत्रों में हम खनिज संसाधनों की बात करें तो अलग अलग क्षेत्रों में जो चट्टानें हैं उनमें अलग अलग प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। जैसे यदि हम भारत के पूर्वी क्षेत्र की अभी मैंने बताई, वहाँ पर ऊर्जा संसाधन के रूप में कोयला बहुतायत में है
इसके साथ ही जो भारत का पश्चिमी क्षेत्र है, जिसमें राजस्थान का कुछ क्षेत्र है, गुजरात और मुंबई हाई वाला जो क्षेत्र है, अरब सागर के अपतटीय जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर प्रमुख रूप से पेट्रोलियम खनिज का उत्पादन किया जाता है। इसके साथ ही जो दक्षिण भारत है, तो दक्षिण भारत में धारवाड़ युगीन जो चट्टानें हैं, उनमें धात्विक प्रकार के जो खनिज हैं वो बहुतायत में पाए जाते हैं और मुख्य रूप से लौह अयस्क, मैग्नीज, इस प्रकार के जो खनिज हैं वो उत्पादित किए जाते हैं। तो कह सकते हैं हम कि भारत के अलग अलग क्षेत्रों में खनिज संबंधी भी काफी अधिक विविधताएं देखने को मिलती हैं। अब यदि हम बात करते हैं भारत में औद्योगिक विविधताओं की, तो निश्चित तौर पर जब भारत में प्राकृतिक विविधताएं काफी हद तक ज्यादा हैं और इससे पूर्व में हमने देखा कि ये विभिन्न आर्थिक विविधताएं भी हैं, खनिज संबंधी विविधताएं हैं, ऊर्जा संबंधी विविधताएं हैं, तो इन सब का सम्मिलित प्रभाव भारत के विभिन्न क्षेत्रों में औद्योगिक विकास पर पड़ता है और भारत में जो औद्योगिक स्वरूप है उस औद्योगिक स्वरूप में भी काफी अधिक विविधताएं देखने को मिलती हैं, क्योंकि उद्योगों का विकास वहाँ क्षेत्र में पाए जाने वाले संसाधनों पर ही निर्भर करता है। जिस क्षेत्र में जिस प्रकार के ऊर्जा संसाधन हैं और जिस प्रकार के खनिज संसाधन और मानव का तकनीकी ज्ञान जिस स्तर का उपलब्ध है, उसी आधार पर वहाँ पर औद्योगिक विकास का स्वरूप देखने को मिलता है। तो भारत के अलग अलग क्षेत्रों में यदि हम औद्योगिक विकास की स्थिति देखें तो वो काफ़ी भिन्नता युक्त है, काफ़ी अलग अलग तरीके से हमें प्रारूप देखने को मिलते हैं। जहाँ पर भारत के कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर, जैसे यदि हम भारत के पूर्वी क्षेत्र की ही बात करें, झारखंड और छत्तीसगढ़ वाले इलाके की बात करें, तो ये क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर खनिज संसाधन पर्याप्त होने के बावजूद भी औद्योगिक विकास उस स्तर का नहीं है जिस स्तर का होना चाहिए। तो उसके पीछे मानवीय कारक हैं और तकनीकी ज्ञान का विकास और पूंजी की उपलब्धता, ये बहुत ही प्रमुख कारक हैं। साथ ही साथ भारत में यदि हम अन्य क्षेत्रों की बात करें, तो अन्य क्षेत्रों में जैसे हम महाराष्ट्र की बात करें या फिर कर्नाटक की बात करें, तो ये कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर औद्योगिक विकास काफ़ी आगे है, काफ़ी अधिक पाया जाता है। तो इस प्रकार से भारत में औद्योगिक विकास के प्रारूप में भी पर्याप्त विविधताएं देखने को मिलती हैं और भारत एक ऐसा देश है जो इन समस्त विविधताओं को अपने अंदर समाहित किए हुए है और एक राष्ट्र के रूप में विश्व पटल पर है। अब हम यदि बात करते हैं आवागमन के साधनों की विविधता की, तो निश्चित तौर पर जब भारत में स्थलाकृतिक विविधताएं देखने को मिलती हैं तो स्थलाकृतिक विविधताओं के आधार पर ही आवागमन के साधनों का विकास होता है। तो जब स्थलाकृतिक विविधताएं भारत में हैं तो आवागमन की सुविधा और साधनों में भी पर्याप्त विविधताएं देखने को मिलेंगी। और यदि हम भारत के कुछ ग्रामीण इलाके या आदिवासी इलाकों की हम बात करें, तो भारत के ग्रामीण इलाकों में आज भी आवागमन के जो साधन हैं वो बहुत प्राचीन प्रकार के साधन, जैसे घोड़ा गाड़ी है, ऊंट गाड़ी है, बैलगाड़ी है, साइकिल है, रिक्शा है, तांगे हैं, इस प्रकार के आवागमन के साधन देखने को मिलते हैं। वहीं यदि हम शहरी क्षेत्रों की बात करें या फिर जो विकसित और घनी आबादी वाले क्षेत्र हैं और धरातली दृष्टिकोण से जो समतल उत्तरी मैदानी क्षेत्र हैं, वहाँ पर आवागमन के साधनों का काफ़ी तीव्र विकास हुआ है और वहाँ पर आधुनिक जो तरीके हैं आवागमन के, जिसमें सड़क आवागमन, सड़क परिवहन है, इसके साथ ही रेल परिवहन और वायु परिवहन का समुचित विकास हुआ है और आधुनिक ट्रांसपोर्ट के जो साधन हैं वो वहाँ पर देखने को मिलते हैं। इसी के साथ यदि हम पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें तो पहाड़ी क्षेत्रों में आज भी आवागमन की सुविधाओं का उतना विकास नहीं हुआ है और आज भी पहाड़ी क्षेत्रों में कुछ जो दर्रे या मार्ग हैं उनसे जाने के लिए खच्चरों का उपयोग आवागमन के साधनों के रूप में किया जाता है। तो स्पष्ट है कि भारत में क्षेत्रीय विविधताएं होने के साथ साथ आवागमन के साधनों में भी काफ़ी हद तक विविधताएं देखने को मिलती हैं। और अब हम आर्थिक विविधताओं में आखिरी बिंदु की बात करते हैं और वो है संचार के साधनों में विविधता। क्योंकि संचार एक ऐसा तरीका है जिसके माध्यम से हम अपने विचारों को, संदेशों को सामने वाले या दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं और संचार के साधनों का विकास मानव के तकनीकी ज्ञान पर निर्भर करता है और मानव का जो तकनीकी ज्ञान है ये उत्तरोत्तर सभ्यता की प्रगति के माध्यम से, ज्ञान की प्रगति के माध्यम से विकसित होता है। तो यदि हम भारत के विभिन्न अलग अलग क्षेत्रों में संचार के साधनों के विकास की स्थिति देखें तो हमें इस विविधता का स्पष्ट आभास हो जाएगा। भारत में आज भी बहुत से आदिवासी इलाके ऐसे हैं
जहाँ पर रहने वाली जो जनजातियाँ हैं आज भी ढोल बजा करके या फिर आग जला करके या फिर अन्य प्रकार से आवाज़ निकाल करके अपने संदेशों और सूचनाओं का आदान प्रदान करती हैं। वहीं भारत के जो विकसित क्षेत्र हैं और जो घनी आबादी वाले और शहरी इलाके हैं वहाँ पर आधुनिकतम संचार के जो साधन हैं जैसे इंटरनेट है, फैक्स है, टेलीफोन है, उपग्रह संचार है, तो ये सारी जो आधुनिकतम संचार के साधन हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है। तो भारत में अलग अलग क्षेत्रों में संचार के साधनों में भी पर्याप्त विविधताएं देखने को मिलती हैं और भारत जैसे इतने विशाल आकार के देश जहां पर जनसंख्या संबंधी विविधताएं बहुत अधिक हैं, प्राकृतिक विविधताएं काफ़ी अधिक देखने को मिलती हैं, वहां पर आर्थिक विविधताओं का पाया जाना लाजमी है। आर्थिक विविधताएं वहां पर निश्चित तौर पर पाई जाएंगी ही। तो इस प्रकार से भारत में ये आर्थिक विविधताएं हमारे सामने हैं और इन समस्त आर्थिक विविधताओं को समेटे हुए भारत एक मजबूत राष्ट्र के रूप में हमारे सामने है। ये विविधताएं ही भारत की ताकत हैं। तो इस प्रकार से आज हमने अपने इस टॉपिक में भारत में विविधताओं में आर्थिक विविधताओं के बारे में जानकारी प्राप्त की। उम्मीद करता हूँ आपको दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें। और विद्यार्थियों, अगले वीडियो में हम भारत में जो विविधताओं में एकता के भाग 3 में हम भारत में पाई जाने वाली जनसांख्यिकीय या जनांगीय विविधताओं के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।